जी, अभी आपने कहा कि आप अलग अलग गाँव में जाते हैं। गाँव में तो लोग जाने ही नहीं देते, आपको विरोध हो जाता है। आपके अभी कुछ दिन पहले आपकी गाड़ी पे भी पत्थरबाजी हो गई थी कुछ लोगों ने। किसान जहाँ पर भी आप जाते हैं, बीजेपी के नेता जहाँ पर भी जाते हैं वहीं पर विरोध हो जाता है। कल भी धनखड़ साहब के सामने नारे लगते रहे। चलिए मान लेते हैं कि ये लोग किसान नहीं हैं, तो ये सरकार की नाकामी नहीं है क्या? 10 महीने से हाईवे बंद करके बैठे हैं, बाकी 10% 15% लोग वहाँ पर बैठे हैं। जो 80-85% लोग और हैं जो छोटे मोटे रोज़मर्रा के काम करते हैं। सोनीपत का लगभग 70% ऐसे युवा हैं जो दिल्ली में नौकरी करने जाते थे, मोटरसाइकिल से, कार से, बस से। उनकी नौकरियां छूट गई हैं, परिवार तबाह हो गए हैं। गंगवा जी, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी रोटी नहीं चल पा रही है। टोल टैक्स पर बच्चे काम करते थे, अब वो उनकी नौकरियां छूट गई हैं, टोल टैक्स बंद है। तो ये सरकार की नाकामी नहीं है क्या? एक अगर विपक्ष के लोग बैठे तो उठाइए उनको, आप उठा भी नहीं पा रहे हैं। बाकी की जो 80% लोग हैं वो तंग हो रहे हैं। या तो किसान मान के उनको उनकी चीज़ें मांगे दीजिए, या फिर किसान नहीं मानते तो आप उनको उठाइए और रोड को खुलवाइए। एक आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगा, सरकार इसमें कोई राजनीतिक फ़ायदा तो नहीं ढूंढ रही है? चलिए आंदोलन चल रहा है, बार बार बात आ जाती है, जाट लैंड की बात आ जाती है। कहीं सरकार इसको जाट नॉन जाट से जोड़कर कहीं राजनीतिक फ़ायदा तो नहीं लेना चाह रही है? अब भी अगर इलाहाबाद की बात भी करें तो ज़्यादा ध्यान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का SC और OBC वोट पर है। कल भी वहाँ पर बहुत आवाज़ें आई, हमारी वोट इतनी है, हमारे वोट इतनी है, दूसरे चौधरी राज करते हैं। कहीं ये राजनीतिक फ़ायदा तो नहीं ले रहे हैं आंदोलन से? ठीक है, चलता रहे, जितना जाएगा उतना फ़ायदा होगा, जाट नॉन जाट बनता चला जाएगा हरियाणा में। चलिए, आपने कैंडिडेट की भी बात की कि अपना कैंडिडेट हमारा देख लीजिए। कैंडिडेट आपका कहाँ है? हलोपा का कैंडिडेट है, रातों रात आपने आयात कर लिया। कल तक जो आपके सहयोगी दिग्विजय चौटाला बोर्ड उठा के घूमते थे, बलात्कारी कांडा, आज उनको टिकट दे दिया आपने। अब आप उनकी अच्छाइयाँ गिनवा रहे हैं, 4000 शादियाँ कर दी, 3000 लोगों की आँख बनवा दी, गौशाला चला दी, तारा बाबा की कुटिया चला दी। कल तक तो आप समर्थन लेने को तैयार नहीं थे गोपाल कांडा का, आज उनको टिकट देकर आप उनके साथ चुनाव रैलियाँ कर रहे हैं। देखिए, दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। आज मेरे साथ हैं डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी। इनसे बातचीत करेंगे इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर और चल रहे किसान आंदोलन को लेकर। रणवीर जी, क्या लगता है किस तरह की नीतियां लेकर आए हैं इलाहाबाद उपचुनाव में? आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उम्मीदें पार्टी जता रही है, क्योंकि यहाँ पर जो SC और OBC वोट बैंक है, बहुत ज़्यादा वोट बैंक है। देखिए, जहाँ तक इलाहाबाद चुनाव की बात है, हमारा तो केवल एक ही नारा है, विकास का नारा। इलाहाबाद क्षेत्र के अंदर कई गांवों के अंदर मुझे जाने का मौका मिला। इलाहाबाद क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और हालांकि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है, सबका साथ सबका विकास के नाम पर चलने वाले, और किसी भी कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं करते। लेकिन जो हल्के का नुमाइंदा होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि वहाँ के लोगों की समस्याएं, दिक्कत, परेशानी वो सरकार के सामने रखे और सरकार उस पर काम करे। लेकिन यहाँ एक परंपरा इस टाइप की बनी हुई है, दुर्भाग्य कहूँगा मैं, कि जो विपक्ष के विधायक हैं, यहाँ से लगातार विपक्ष से विधायक बनते रहे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, और वो सरकार के आगे हल्के की बात कोई नहीं रखते। वो कहते हैं भाई BJP की सरकार है, हम तो अपनी बात जो है इनके आगे नहीं रखेंगे। जो काम तो मौजूदा सरकार ने करना होता है, कहीं न कहीं विधायक के समस्याओं के सरकार के सामने ना रखने के कारण आज ये क्षेत्र जो है पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और जहाँ तक आपने जिम्मेवारी की बात कही, मुझे अनेक गाँवों के अंदर जाने का मौका मिला है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, लोगों से जो बातचीत मेरी हुई है, जो लोगों से संपर्क हुआ है, लोगों ने एक मन बना लिया है कि हम सरकार के साथ जाएंगे, विकास के लिए जाएंगे। क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी को लोगों ने 5 साल के लिए चुन करके भेजा था, लेकिन उन्होंने ये कह करके इस्तीफा दे दिया कि मैं ऐसी विधानसभा के अंदर नहीं रहूँगा जिसके अंदर ये जो अभी जो कानून है, जब तक ये नहीं हटाएंगे तब तक इस विधानसभा के अंदर नहीं रहूँगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से पूछना चाहता हूं कि आपने इस्तीफा ये दिया था कि मैं ऐसी विधानसभा के अंदर नहीं रहना चाहता, तो आज तो 89 जो विधायक है वो के वो हैं, और कोई चेंज तो हुआ नहीं। इसलिए केवल और केवल प्रदेश की जो हल्के की जो जनता है
उन्होंने जो 5 साल के लिए उनको मैंडेट दिया था कि 5 साल आप जाएं विधानसभा के अंदर और हमारी समस्याएं रखने का काम करें, सरकार के आगे यहाँ विकास करवाने का काम करें, उसमें वो कहीं न कहीं विफल रहे हैं। इसलिए लोगों ने अब मन बना लिया है कि हम सरकार के साथ जाकर के इस हल्के का विकास कराने का काम करेंगे। अभी आपने कहा कि आप अलग अलग गाँव में जाते हैं, गाँव में तो लोग जाने ही नहीं देते, आपको विरोध हो जाता है। आपके अभी कुछ दिन पहले आपकी गाड़ी पे भी पत्थरबाजी हो गई थी कुछ लोगों ने। किसान जहाँ पर भी आप जाते हैं, बीजेपी के नेता जहाँ पर भी जाते हैं वहीं पर विरोध हो जाता है। कल भी धनखड़ साहब के सामने नारे लगते रहे। आप देखिए, ये जो लोग हैं केवल एक ही किसान नहीं है, ये तो केवल जहाँ तक मैं यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस पार्टी के और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के विरोधी पार्टियों के लोग हैं। अगर आम लोग होते, किसान होते, तो फिर कागदाना गांव के अंदर रैली थी, उस रैली के अंदर तो उस गांव में तो पूरे ही किसान हैं, गांव के लोग तो सारे किसान करने वाले हैं, कोई शहर के अंदर तो रैली थी नहीं। केवल जो 15 से 20 लोग ऐसे थे जो छत पे चढ़ करके, गाड़ी पे चढ़ करके इस टाइप के नारे लगाने का काम कर रहे हैं। वो इस तरीके का बात करके, इस तरीके का माहौल क्रिएट करके माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और लोग उनकी बात को आज समझ चुके हैं। इसीलिए लोगों ने मन बना लिया है कि उन पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखा करके, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कैंडिडेट हैं गोविंद कांडा जी, वो समाज सेवी कैंडिडेट है, जिन्होंने इस कोविड के दौरान भी 50 बेड का हॉस्पिटल बना करके यहाँ की जनता की सेवा करने का कार्य किया। गरीब कन्याओं की चाहे शादी कराने की बात हो और कोई किसी तरीके की हेल्प करने की बात हो, हमेशा जनता के बीच में रहने वाले कैंडिडेट है। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि इस बार जो है इस उपचुनाव के अंदर भारी मतों से गोविंद कांडा जी ये चुनाव जीतेंगे। आपने कहा ये कांग्रेस के लोग हैं, एनएलडी के लोग हैं, 10 महीने से ज़्यादा आंदोलन को होने को हैं। क्या विपक्षी पार्टियाँ एक ऐसा आंदोलन चलाएंगी? क्या लगता है आपको, उसमें सारे ही यही लोग हैं या किसान भी उसमें आप मानते हैं? देखिए, शुरू के अंदर जो बात थी वो कहीं न कहीं किसान को बहकाया गया था, किसान भ्रम में आ गया था। धीरे धीरे अब सारी चीज़ें जब उसके समझ में आ गई है, किसान अब ये मान चुका है कि ये जो कानून है वो उसके विरोध के नहीं है, उसके हक के हैं। हमारे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है और उनका नारा है कि हम 2022 तक किसान की आय दुगुनी करना चाहते हैं। उसी के लिए ये कदम उठाने का काम किया है। अब वर्षों से ये मांग थी किसान की कि हमारा जो उत्पाद है उसका बोली कोई और लगाने का काम करता है, उसके दाम का कोई और तय करने का काम करता है। ये कानून किसान को ये हक देता है, किसान को ये अधिकार देता है कि वो अपने द्वारा पैदा की गई अनाज का मूल्य जो खुद तय करे और कहीं भी बाज़ार के अंदर भी बेच सकता है। अगर कहीं बाज़ार के अंदर उसका रेट पूरा नहीं मिलता है तो फिर सरकार इस चीज़ के लिए बाधित है कि वो उसकी एमएसपी पे खरीद करने का कार्य करेगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये तो उसको और ज़्यादा अधिकार देने का काम करता है। इसमें कहीं कोई बंदिश नहीं है। इन लोगों ने पहले तो किसानों को यह कह करके बकाने का काम किया कि आपकी ज़मीन जो है वो चली जाएगी। कभी ये कहा कि जो सारी जो है बड़े बड़े जो धन्ना सेठ है वो खरीदने का काम करेंगे। अगर ये आज के टाइम पे जो हमारा अन्न का उत्पादन हो रहा है वो जितने हमारे यहाँ खपत है उससे 2 गुने से भी ज़्यादा हो रहा है, तो आज तो स्टॉक करने वाले चाहिए। इस तरीके की भ्रम की स्थिति बना करके किसान के सामने पेश करने का काम किया और उसके जवाब में सरकार ने एक अच्छी नीति के तहत, जहाँ तक हरियाणा सरकार की अगर मैं बात करूँ तो केवल धान और गेहूँ ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी 9 फसलें और खरीदने का काम वो कर रही है। चाहे वो सरसों है, चाहे बाजरा है, चाहे मूंगफली है, चाहे ग्वार है, चाहे मूंग है, चाहे सूरजमुखी है। और इन फसलों के साथ साथ जो हमारी जो सब्जी की फसल है, चाहे वो आलू, प्याज, टमाटर, इस टाइप की जो सब्जियां हैं उसके ऊपर भी भावांतर भरपाई देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे पड़ोस के अंदर राजस्थान की सरकार है, हमारे पड़ोस के अंदर पंजाब की सरकार है, वो तो वो मूल्य नहीं दे पा रहे, लेकिन हम हरियाणा जो सरकार है वो किसान को एमएसपी पूरा देने का कार्य कर रही है, किसान को लाभ देने का काम कर रही है। आज जितना लाभ हरियाणा प्रदेश के किसान को मिल रहा है
किसी भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर वो नहीं मिल रहा। चलिए मान लेते हैं कि ये लोग किसान नहीं हैं, तो ये सरकार की नाकामी नहीं है क्या? 10 महीने से हाईवे बंद करके बैठे हैं, बाकी 10% 15% लोग वहाँ पर बैठे हैं, जो 80-85% लोग और हैं जो छोटे मोटे रोज़मर्रा के काम करते हैं। सोनीपत का लगभग 70% ऐसे युवा हैं जो दिल्ली में नौकरी करने जाते थे, मोटरसाइकिल से, कार से, बस से, उनकी नौकरियां छूट गई हैं, परिवार तबाह हो गए हैं। गंगवा जी, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी रोटी नहीं चल पा रही है। टोल टैक्स पर बच्चे काम करते थे, अब वो उनकी नौकरियां छूट गई हैं, टोल टैक्स बंद है। तो ये सरकार की नाकामी नहीं है क्या? एक अगर विपक्ष के लोग बैठे तो उठाइए उनको, आप उठा भी नहीं पा रहे हैं। बाकी की जो 80% लोग हैं वो तंग हो रहे हैं। या तो किसान मान के उनको उनकी चीज़ें मांगे दीजिए, या फिर किसान नहीं मानते तो आप उनको उठाइए और रोड को खुलवाइए। देखिए, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर हमारा जो संविधान है वो हमें किसी प्रदर्शन करने का, कहीं कोई धरना देने का अधिकार देता है, लेकिन ये अधिकार कहीं नहीं है कि किसी दूसरे को अपनी बात कहने ना दी जाए या कोई रास्ता रोका जाए, किसी के रोज़गार पर आँच आए, ये गलत है। और क्योंकि ये जो आंदोलन जो है अब हिस्सा पे उतारू हो गया था और धीरे धीरे लोगों के अंदर अब बेनकाब भी हो रहे हैं वो लोग जो लोग इस टाइप की बात करते हैं। किसान जो है वो हमारे यहाँ शांत किस्म का होता है, किसान अपने खेत में काम कर रहा है। वो जो हिस्सा पे उतारू हो रहे हैं ये लोग जनता के सामने अब आ गई सारी चीज़ें, इसीलिए लोग धीरे धीरे इनका साथ छोड़ गए, क्योंकि आखिर है तो हमारे लोग, हम उनके ऊपर कोई सख्ती तो इस टाइप की तो नहीं कर सकते कि उनको कोई फिजिकल नुकसान हो। कहीं भी पूरे आंदोलन के अंदर, इतने दिन से आंदोलन चला, सरकार की तरफ से कहीं इस टाइप का कोई भी कदम नहीं उठाया गया जिससे किसी भी प्रदेश के व्यक्ति को शारीरिक नुकसान हुआ हो, उसके ऊपर फिजिकल कोई नुकसान हुआ हो। हमारे जो पूर्व की सरकारें हैं उसके अंदर चाहे कंडेला कांड हो, चाहे कादमा कांड हो, चाहे और आपको मैं अनेक कांड आपको गिना दूं, वो कांड हुए, लेकिन ये पहली सरकार ऐसी है जिसने कहा कि हम आराम से समझा करके, हमारे अपने लोग हैं कहीं गुमराह हो गए हैं, उनको रास्ते पे लाने का काम करेंगे। सरकार ये चाहती है कि जो लोग इस टाइप की बात कर रहे हैं उनको ये बात समझ में आ जाए और वो अपने रास्ते पर आए। लेकिन जो मैं एक तरीके से ये कहूँगा कि ओछी राजनीति है कि इस तरीके के हथकंडे अपना करके अब जो राजनीतिक पार्टियां इसके अंदर जो है वो घुस गई है। कुछ ये कामरेड टाइप के लोग, जो लाल झंडे वाले लोग हैं, जो किसी भी अगर फैक्ट्री के आगे बैठ जाते हैं तो उनका रोज़गार बंद हो जाता है, इस टाइप के लोग हैं। निश्चित रूप से इस चुनाव के अंदर भी ऐलनाबाद की जनता इस बात को तय करेगी कि इनके खिलाफ वोट करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी मतों से यहाँ जिता करके इस बात पे मोहर लगाने का काम करेगी कि सरकार जो बढ़िया काम कर रही है और इस आंदोलन का भी कहीं न कहीं अंत होगा। आपने कहा कि सरकार किसी को फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, थोड़ा बहुत आप करते हैं। करनाल में लाठीचार्ज हुआ, सरकार को घुटने पर ला दिया इन लोगों ने। 1 महीने के लिए जो वहाँ के एसडीएम थे उनको छुट्टी पर भेज दिया गया ज़बरदस्ती। उसके बाद कुछ लोगों का सस्पेंशन का भी हुआ कि चलिए उन लोगों को मुआवजा भी दे दिया आपने। पहले तो सरकार के लोग कहते रहे कि जो भी वहाँ पर एक हत्या हुई है, एक किसान घर जाकर हार्ट अटैक उसको आ गया था, बाद में उसको नौकरी भी दे दिया आपने डीसी रेट पर। आप तो एक तरफ से किसान भी मान रहे हैं, दूसरी तरफ से विपक्ष भी मान रहे हैं। अगर आप कुछ करते हैं तो आपको घुटने पर ला देते हैं। लोग आंदोलन करते हैं, एक जगह भीड़ इकट्ठी होती है, सरकार फिर इनकी बातें मान लेती है। आम जन तो इस चीज़ से परेशान हो रहा है ना। रोड बंद हो जाता है, कल रेल रोक दी, कभी भी जब भी मन आता है ये तो रोड रोक देते हैं। आप लोग कर क्या रहे हैं? सरकार फिजिकल पहुंचाना नहीं चाहती, बात करना नहीं चाहती इन लोगों से। देखिए, सरकार की आपने जहाँ तक कहीं भी क्या करना चाहती है, सरकार इन लोगों को जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने, देश की जनता के सामने एक्सपोज करना चाहती है कि लोग जो है केवल ये कोई किसान के हितैषी नहीं है, ये केवल और केवल अपनी राजनीति इस टाइप की करना चाहते हैं और वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ये आखिर है तो हमारे अपने लोग, कोई बाहर के तो है नहीं, कोई दूसरे देश के तो है नहीं, हमारे अपने लोग हैं। सरकार ये चाहती है कि धीरे धीरे इनके समझ में आ जाए और इनके समझ में अगर ना आए तो फिर लोगों के समझ में आ जाए ताकि लोग इनको रोकने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि अभी ऐलनाबाद के गाँव के अंदर इन्होंने रोकने का प्रयास किया था, लेकिन
वहाँ के लोगों ने, गांव के लोगों ने खुद आकर के इनको कहा कि बाहर से आने की हमारे गांव में कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा ये संस्कार नहीं है कि हम कोई गांव के अंदर आए। वोट अपनी जगह है, वोट कौन किसको देता है ये उसकी अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी से देता है। लेकिन गांव के अंदर कोई आए और उसको अगर कोई उसका कोई विरोध करे तो फिर पूरा गांव, हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारी संस्कृति ऐसी है कि फिर अपने आप का हम उसका जो है अपमान महसूस करते हैं। इसलिए आज प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से पूरे एलनाबाद हल्के के अंदर चुनाव चल रहा है। इसी तरीके से जब जनता के सामने सारी चीज़ें आ जाएगी तो लोग खुद इनका विरोध करेंगे और इनको घरों पे जो है वो जाना होगा। और अब मैं समझता हूँ कि अब धीरे धीरे लोगों के समझ में आ गया है। पहले की जो बात करें, चाहे आप करनाल की बात कर रहे हैं, चाहे पहले हिसार की बात कर रहे हो, चाहे आप और दूसरी जगह की बात कर रहे हैं, तब तक कुछ लोगों को गुमराह किया गया था, कुछ किसानों को भी गुमराह किया गया था जो इनके भ्रम में आकर के इनके साथ लग गए थे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जो भीड़ पहले होती थी अब वो नहीं है, लोगों के समझ में आ गया। अब केवल पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो इस टाइप की अराजकता का माहौल क्रिएट करके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहती है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जनता के सामने आ गई, इसलिए पार्टियां खुद ही बेनकाब जो है वो हो गई है। आपने कहा अपने लोग हैं, बार बार आप एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि अपने लोग हैं। कहाँ से अपने हो सकते हैं ऐसे लोग जो जिंदा आदमी को काट दें? आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, निहंग सरदार थे, उन्होंने एक दलित था पंजाब का, उसको काट दिया। वो बोलता रहा, चिल्लाता रहा, मेरी गर्दन काट दीजिए, मुझे मार दीजिए, मुझे तड़पाइए मत। उसका हाथ काटा गया, उंगली उसकी काटी गई, उल्टा लटका दिया। ऐसे लोग अपने हो सकते हैं क्या? क्या देश को चाहने वाले ऐसे लोग हो सकते हैं क्या? देखिए, निश्चित तौर पर ये निंदनीय है और इस विषय में कानून अपना काम करेगा। कानूनन जो भी इस टाइप के कोई भी, चाहे वो हिंसा की बात हो और चाहे वो इस टाइप के कोई कदम उठाता है, तो हमारे एक जो है वो संविधान बना हुआ है, संविधान के तहत, कानून के तहत उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। और निश्चित तौर पर सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है, कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होगी। जहाँ तक बात आंदोलन करने वाले लोग हैं, प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, मैंने उनका कहा है वो अपने लोग हैं, अपने प्रदेश के लोग हैं, अपने देश के लोग हैं, कहीं वो बाहर के नहीं हैं। और अपने लोग जब भटक जाया करते हैं तो उनको समझा बुझा करके भी रास्ते पे लाया जाता है। सरकार इसी दिशा में कार्य कर रही है। एक आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगा, सरकार इसमें कोई राजनीतिक फ़ायदा तो नहीं ढूंढ रही है? चलिए, आंदोलन चल रहा है, बार बार बात आ जाती है, जाट लैंड की बात आ जाती है, कहीं सरकार इसको जाट नॉन जाट से जोड़कर कहीं राजनीतिक फ़ायदा तो नहीं लेना चाह रही है? अब भी अगर इलाहाबाद की बात भी करें तो ज़्यादा ध्यान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का SC और OBC वोट पर है। कल भी वहाँ पर बहुत आवाज़ें आई, हमारी वोट इतनी है, हमारे वोट इतनी हैं, दूसरे चौधरी राज करते हैं। कहीं ये राजनीतिक फ़ायदा तो नहीं ले रहे हैं आंदोलन से? ठीक है, चलता रहे, जितना जाएगा उतना फ़ायदा होगा, जाट नॉन जाट बनता चला जाएगा हरियाणा में। भारतीय जनता पार्टी का तो यहाँ एक ही नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में विकास हमारा नारा है। विकास की बात को लेकर के, लोगों के सम्मान की बात को लेकर के और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जात पात की राजनीति नहीं की और केवल जो जात पात की राजनीति करते हैं उसका परिणाम कोई अच्छा नहीं होता। उसका परिणाम, चुनाव तो उससे जीते भी जा सकते हैं, हारे भी जा सकते हैं, लेकिन समाज के अंदर अगर कोई इस टाइप की बात आ जाए, जात पात की बात आ जाए और उसके बदले कोई वोट मिल जाए तो वो भी मैं उसको कोई अच्छी बात नहीं मानता। हमारी पार्टी या हमारी पार्टी के नेताओं ने कभी भी जात पात की बात नहीं की, ना ही करते हैं। हमारा फोकस 36 बिरादरी के जो इलाहाबाद के जो लोग हैं उन पे है। हम लोगों के अंदर, गांव के बीच में आ जाकर के, गांव के चौपाल में जाकर के लोगों से विकास के नाम पर वोट की अपील कर रहे हैं। चाहे आप कैंडिडेट देख लें, भी कैंडिडेट कैसे का, हमारा समाज सेवी कैंडिडेट है, दूसरे कैंडिडेट कैसे कहें क्या है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और चाहे पार्टी की नीतियां देख लें, चाहे युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां देने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने के लिए तमाम चीज़ कदम उठाने का काम किया हमारी सरकार ने। सारी चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन भी आज ऑनलाइन हो रहे हैं। किसानों को जो है MSP के ऊपर भाव दिया जा रहा है, किसानों की खरीद जो है वो सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसी को दिक्कत और परेशानी ना हो। आज हर वर्ग के लिए हमारी सरकार जो कार्य कर रही है। अगर हमारी सरकार कोई
बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई कार्य करे, उनको अगर पंचायतों के अंदर आरक्षण देने का काम करे उनके सम्मान के लिए, अगर वो बात हम लोगों को कहते हैं, अगर ये बात आप जात पात की करते हैं तो ये जात पात की नहीं, हम हर वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं हमारी जो पार्टी है वो अंत्योदय के पे काम करती है, यानी अंतिम व्यक्ति, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उस तक सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचे। उस अंतिम व्यक्ति में केवल कोई SC BC के लोग नहीं होते, जनरल के भी हमारे बहुत भाई हैं जो गरीब भी हैं और अंतिम पंक्ति के अंदर खड़े हुए हैं। आप उसको अगर ये लेकर के चलें कि आप केवल SC BC की बात कर रहे हैं तो ऐसी राजनीति हम नहीं करते, बल्कि उस ज़रूरतमंद को, उस योजनाओं के लाभ का अधिकारी है उस तक हम योजनाएं पहुंचाने का काम करते हैं। चलिए, आपने कैंडिडेट की भी बात की कि अपना कैंडिडेट हमारा देख लीजिए। कैंडिडेट आपका कहाँ है? हलोपा का कैंडिडेट है, रातों रात आपने आयात कर लिया। कल तक जो आपके सहयोगी दिग्विजय चौटाला बोर्ड उठा के घूमते थे, बलात्कारी कांडा, आज उनको टिकट दे दिया आपने। अब आप उनकी अच्छाइयाँ गिनवा रहे हैं, 4000 शादियाँ कर दी, 3000 लोगों की आँख बनवा दी, गौशाला चला दी, तारा बाबा की कुटिया चला दी। कल तक तो आप समर्थन लेने को तैयार नहीं थे गोपाल कांडा का, आज उनको टिकट देकर आप उनके साथ चुनाव रैलियाँ कर रहे हैं। देखिए, गोविंद कांडा जी के ऊपर कोई भी इस टाइप के एलिगेशन या इस टाइप के कोई केस की बात जो आप कर रहे हैं वो नहीं है, इस टाइप की बात हमें नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर हम कोई शादियों की बात करते हैं, अगर हमने हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, आप एक भी बात में कहिए कि कोई बात झूठी है। अगर उन्होंने कोई समाज सेवा की बात की है, अगर हम वो कह रहे हैं कोई समाज सेवी, कोई आदमी अगर कोई अच्छा काम करता है समाज के अंदर तो उसकी हमें अच्छाई करनी चाहिए ताकि वो हौसले से और ज़्यादा अच्छे काम करे, और वो करते आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक गोपाल कांडा जी की बात है, उनकी अपनी पार्टी है और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया हुआ है और वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने समर्थन दिया नहीं, लिया नहीं, उन्होंने समर्थन दिया है विधानसभा के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने रिटर्न में दिया हुआ है। आपने शुरुआत में मना कर दिया था समर्थन लेने से। ये बातें तो केवल और केवल इस टाइप से चलाई जाती है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन उन्होंने शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थन जो है वो करने का काम किया है। अच्छा, कोई एजेंडा, कोई विकास की बातें आप जनता को बताना चाहेंगे कि हम इस एजेंडा पे यहाँ पे काम करेंगे, ये विकास ऐलनाबाद में हमें नज़र आते हैं। जो बैकवर्ड लोग हैं यहाँ पे काफ़ी धंसे हुए हैं, हम भी लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ डरे हुए लोग नज़र आते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए किस तरह के विकास की बातें आप? मैं तो ऐलनाबाद के तमाम हल्का निवासियों से केवल यही अपील करूंगा कि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हम जो है अपना वोट दे करके और उसको चुनने का काम करते हैं। वो हमारे ऊपर कोई डर भय का स्थान कहीं भी प्रजातंत्र के अंदर नहीं है। इसलिए इस डर भय से ऊपर उठ करके अपने हितैषी को पहचान करके गोविंद कांडा जी जो समाज सेवी है, जो निरंतर आपके बीच में रहते हैं, और जिस डर और भय की बात जो आप कर रहे हैं वो नहीं, बल्कि बहुत ही पोलाइट और सबको बड़े सम्मान के साथ जो मिलने वाले हमारे कैंडिडेट आपके बीच में हैं। आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार आपके सामने है, जो सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है। आपके चाहे पानी की बात हो, चाहे नाली की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे गांव के अंदर जो शिक्षा की बात हो, चाहे स्कूलों को और ज़्यादा बढ़ावा देने की बात हो, इन तमाम चीज़ों के लिए, इन सारी जो विकास कार्यों के लिए आप एकजुट होकर के आने वाली 30 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल के निशान वाला बटन दबा करके ऐलनाबाद के अंदर कमल खिलाने का काम करें, ताकि आपका ऐलनाबाद हल्का में और ज़्यादा विकास हो सके और ऐलनाबाद हल्का जो है और ज़्यादा चमक सके। धन्यवाद। देखिएगा, अभी हमने डिप्टी स्पीकर से वो सारे क्वेश्चन किए जो आप लोग चाहते हैं, आप लोग जिनका कमेंट करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए, और सबसे बढ़िया बात है कि उन्होंने बड़ी बखूबी से उन सभी चीज़ों के जवाब दिए। सारी चीज़ें जो भी थी वो स्पष्ट कर दी, एक एक चीज़ जो तथाकथित किसान आंदोलन है या फिर कोई भी बात कहें, या फिर जो विरोधी हैं गांव-गांव में जो विरोध करते हैं, इनका कहना है सब INLD और कांग्रेस के लोग हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।